11 साल नंद रोज मुझे अपने कमरे में ले जाती और कहती वह भी मेरे साथ सोया करो, मुझे डर लगता है। मैं उसके दिन ब दिन बदलती हालत देखकर शक में पड़ गई और डॉक्टर के पास ले गई। पता चला कि वो तो हामिला है। मैंने डॉक्टर को बच्चा गिराने का कहा तो वो छोटी सी बच्ची मेरे सामने डट गई और बोली, ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। और जब मैंने इसका निकाहनामा देखा तो होश उड़ गए कि रात के 11 बजे थे जब अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं घबराकर उठ गई। मेरा शौहर तो घर पर था नहीं, वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर था। मैं चौंक कर उठ गई कि रात के इस वक्त कौन मेरे दरवाजे पर आ गया। फिर मेरी नंद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक ही लम्हे को तो मेरी चीख ही निकल गई। वो बाल बिखराए खड़ी थी। मैंने अपने दिल पर काबू पाते हुए कहा कि तुम सोई नहीं अभी तक? तो कहने लगी कि भाभी मुझे डर लग रहा है, मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने उलझन से इसे देखा और कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मगर वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि नहीं, हम दोनों मेरे कमरे में ही सोएंगे। इसके कमरे में जाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सो गई क्योंकि मैं नींद की बहुत ही पक्की थी और इस वक्त भी मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उठ गई। जहन में यही आया कि इसे तो स्कूल जाना होगा, मुझे उठकर इसे नाश्ता बना देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं मुंह हाथ धोकर टेबल पर किचन में गई तो आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल पर तो नाश्ता पहले से ही तैयार था। मैंने हैरानी से इसे देखा और कहा, ये नाश्ता किसने बनाया? तो मेरी नंद कहने लगी कि भाभी ये मैंने बनाया है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं ये तुम नहीं कर सकती। वो तो बमुश्किल ही चूल्हे तक पहुंच पाती थी और इसने तो ये हलवा पूरी चने और इतनी सारी चीज़ें कैसे बना दी। मैं मान ही नहीं सकती थी कि 11 साल की बच्ची ये सब कर सकती है। वो अजीब से अंदाज में कहने लगी कि भाभी तुम चुप करके खाना खा लो, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने हैरानी से इसे कमरे में जाते देखा और इसने जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या हो गया है और इतना अजीबो गरीब रवैया क्यों पेश कर रही है। इसने तो कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की थी, तो अब अचानक आज क्यों छुट्टी की और ये खाना कहाँ से आ गया। फिर मैंने सोचा कि शायद इसने ऑर्डर देकर मंगवाया होगा ताकि मुझे मुतासिर कर सके। आजकल के छोटे बच्चों को भी तो सब कुछ पता होता है कि कैसे ऑर्डर करना है और कैसे मोबाइल चलाना है, तो ज़रूर इसने मेरी खुशी के लिए, मुझे मुतासिर करने के लिए ये सब किया होगा। मैं मुतमिन हो गई और खाना खाकर बर्तन समेट दिए। मुझे लगा था कि आज शायद फिर से मुझे अपने साथ कमरे में सोने के लिए कहेगी, मगर जब रात तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो मैं अपने ही कमरे में सोने के लिए आ गई। मगर फिर से रात 11 बजे मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बजाया। इसने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो बहुत डरी हुई थी। कहने लगी, भाभी मेरे कमरे में आ जाओ वरना वो नहीं जाएगा। इसके बाद पर मैं एकदम से चौंक गई और कहा कि कौन नहीं जाएगा, कौन है तुम्हारे कमरे में? तो कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में आकर सो जाओ ना। मैं भागते हुए इसके पास कमरे में गई कि देखूं तो सही कि कौन आया है, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था। लेकिन वो बच्ची डरी हुई थी तो मैं इसके साथ इसके कमरे में ही सो गई। एक बात कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों नहीं सोती। ये अगर मैं इसे ऐसा करने को कहती तो वो इनकार कर देती थी। आजकल इसकी हरकतें भी मुझे बहुत ही मशकूक लग रही थी। वो खोई हुई सी रहती थी और अब तो अक्सर वो तबीयत भी ख़राब का बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टियां भी करने लगी थी। मेरे शौहर को तो अब अपनी बहन के जैसे कोई फिक्र ही नहीं रही थी। इसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर डालकर बेफिक्र हो गया था और अब इसकी पूरी तवज्जो अपने बिजनेस पर थी। वो दूसरे शहरों में भी अपना बिजनेस फैलाने की कोशिश कर रहा था। अब वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। एक दिन अचानक ही वो जाने कहाँ गायब हो गई और मैंने इसे पूरे घर में ढूंढ लिया, मगर वो कहीं भी नहीं मिली थी। परेशान हो गई कि वो कहाँ चली गई, वो कहाँ जा सकती है। मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा
आस पास भी देख लिया। 3 घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही लेकिन वो वापस नहीं आई। तो मैंने सोचा कि कहीं किसी ने इसे किडनैप तो नहीं कर लिया। मैं थाने जाने का सोच ही रही थी कि अचानक से वो आ गई। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, किधर किधर गई? और मुझे अचानक बगैर बताए तो कहने लगी कि मैं इसके साथ गई थी, वो मुझे अपने साथ ले गया था और अब तो हकीकी मायनों में मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। एक छोटी सी बच्ची को आखिर कौन मरवा कर अपने साथ ले गया था? वो इशारे से कहने लगी कि वो सामने वाली पार्क है ना, हम वहीं पर गए थे। एक छोटी सी 11 साल की बच्ची इतनी बड़ी बात आखिर कैसे कर सकती थी? मैं तो साथ ही रह गई और वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे बार बार दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद भी इसने दरवाज़ा नहीं खोला और सारा दिन ही वो अपने कमरे में ही बंद रही और ना ही इसने कोई खाना वगैरह खाया। लेकिन रात को फिर से वो मेरे कमरे में आकर कहने लगी कि भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में आकर सो जाओ प्लीज़, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने फैसला कर लिया था कि कल होते ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और तफसील से इसका चेकअप भी करवाऊंगी कि आखिर इसे क्या मसला है। मुझे जो शक हो रहा था वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि वो सच साबित हो, लेकिन अपनी गलत फहमी में भी दूर करना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन मैं इसे बहाना बनाकर अपने साथ अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने इसे चेक किया और टेस्ट वगैरह करने के बाद मुझे कहा कि रिपोर्ट्स 2 दिन बाद लेना। और जब मैं रिपोर्ट्स लेने गई तो इंकशाफ इसने किया कि ऐसा लगा कि अस्पताल की छत मेरे सर पर गिर गई हो। वो कहने लगी कि ये छोटी सी बच्ची क्या शादीशुदा है या फिर किसी ने इसके साथ बुरा किया है, क्योंकि ये बच्ची तो प्रेग्नेंट है। मेरे तो होश हवास उड़ गए कि इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर मेरे शौहर को पता चल जाता तो वो तो मुझे तलाक ही दे देता और मैं हरगिज़ भी तलाक लेकर इस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ से मैं रुखसत होकर आई थी। लड़कियाँ मैके जाने के नाम पर खुश होती हैं और मैं खौफज़दा होती थी। मैं किसी ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज्य हो और मेरे अलावा कोई भी वहाँ पर ना हो, यानी कि ना सास और ना ही ससुर और ना ही नंद या देवर वगैरह। मैं जानती हूँ कि मेरी ये सोच काफ़ी खुदगर्ज थी, लेकिन मैंने बचपन से ही जिस माहौल में परवरिश पाई थी, मैं हरगिज़ भी नहीं जानती थी कि आगे भी इसी माहौल में जाऊं और मेरी आने वाली औलादें भी इसी ऐसे ही किस माहौल में परवरिश पाकर अपना ज़हनी सुकून खो दे, ठीक वैसे ही जैसे मैं खो रही थी। मैं ऐसे बड़े बड़े घर में रहती थी जहाँ पर मेरे 3 चचा और 2 ताया भी थे और मेरी एक फूफो भी बेवा होकर हमारे घर में ही रहती थी। हमारा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था और सब एक ही घर में रहते थे। बज़ाहिर तो सबको यही लगता था कि वो बड़े ही खुश नसीब लोग हैं जो एक साथ ही सब भाई इकट्ठे रहते हैं और सलूक है, जबकि ये हम ही जानते थे कि अंदर ही अंदर सब एक दूसरे की जड़ें काटने में मसरूफ़ थे। साजिशें, लड़ाइयाँ और झगड़े तो मामूल की बातें थीं। हर कोई एक दूसरे से अलग होना चाहता था, लेकिन मेरी दादी जब तक जिंदा थी इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता था। हर रोज़ कोई न कोई झगड़ा तो मामूल का ही हिस्सा बन गया था। अब तो जिस दिन भी घर में कोई लड़ाई नहीं होती तो मुझे हैरानी होती कि आज का दिन तो इतने सुकून से कैसे गुजर गया। मैं शुरू से ही बहुत ही हसास तबीयत की थी और मेरे नाजुक मजाज पर यह सब बहुत गड़ा गुजरता था। बाकी मेरे बहन भाइयों और कज़न्स वगैरह को इस सब की आदी हो चुके थे और इन्हें भी सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं इस माहौल से फ़रार चाहती थी और किसी ऐसी जगह जाकर रहना चाहती थी जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सुकून ही हो। दादी ने आपस के ताल्लुकात ठीक करने के लिए जब मेरा रिश्ता ताया के बड़े बेटे से तय कर दिया तो वो मेरी पहली बार में ही अपनी दादी के फैसले के खिलाफ गई। ना सिर्फ दादी बल्कि अपने माँ बाप की भी जाने क्यों इस रिश्ते पर मान गए। मैं सारी ज़िंदगी इस जहन्नुम में हरगिज़ भी नहीं गुजार सकती थी।
मैंने अपने माँ बाप को सख्ती से कह दिया कि मैं ख़ानदान में तो हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगी। हाँ, ख़ानदान से बाहर जिससे मर्जी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी ये शर्त है कि लड़का अकेला हो और इसकी कोई लंबी चौड़ी फैमिली ना हो, क्योंकि मैं जो फैमिली का अजाब यहाँ पर भुगत रही हूँ आगे जाकर ऐसा नहीं चाहती थी। बहुत से अच्छे रिश्ते आए, लेकिन मैंने हर रिश्ते से सिर्फ इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि इनमें बड़े ख़ानदान से निकलकर किसी दूसरे बड़े ख़ानदान में नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी दादी को सास का और वो रूप देखा था कि मुझे सास के नाम से ही नफरत हो गई थी, और मेरी फूफो ने भी हमेशा से ही रवायती नंद का किरदार अदा किया था, और देवर जेठ से भी वैसे ही मेरी अम्मा की नहीं बनती थी। तो मैं अब अपने लिए एक ऐसा ख़ानदान चाहती थी कि जहाँ पर ये सारे रिश्ते मौजूद ही ना हो। लेकिन जाहिर है ऐसा रिश्ता मिलना भी तो नामुमकिनात में से ही था, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि शायद कोई न कोई ऐसा मिल ही जाएगा। और बहुत जल्द मेरी उम्मीदें बार साबित हो गई थी जब एक दूर की कज़न एक रिश्ते का बताया कि लड़का अकेला ही है और इसकी 11 साल की बस एक छोटी सी बहन है। लड़के की अच्छी नौकरी थी और इनका बड़ा सा घर था जिसमें वो दोनों अकेले ही रहते थे। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ही मौजू था और मुझे भी बहुत पसंद आया था। इसीलिए मैंने अपने ही माँ बाप को घर से वो इसीलिए कि मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अगरचा इनकी बहुत ही शरीक ख्वाहिश थी कि मैं इनकी नज़र के सामने ही हो रही तो शादी, इसीलिए वो ताया के बेटे से ही मेरी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी कि जैसी ज़िंदगी मैं यहाँ पर गुजार चुकी हूँ, अगर कुछ साल और यहाँ पर रहती तो शायद जहनी मरीज़ा बन जाती। तो बेहतर यही था कि यहाँ से मैं निकल जाती, और इसीलिए मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। मैं खुश थी कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इसका कोई भी नहीं है सिवाय इस छोटी सी बहन के। वो छोटी सी बच्ची देखने में ही बहुत ही मासूम लग रही थी, और इसमें मैंने सोच लिया था कि मैं इसके साथ अच्छे से रहूँगी और भाभी नहीं बल्कि बड़ी बहन के करके इसे प्यार करूँगी। और मैंने अब तक बड़ी बहन बनकर ही इससे प्यार किया था। लेकिन अब जो बात डॉक्टर ने बताई थी वो अगर मेरे शौहर को पता चल जाती तो वो तो पक्का मुझे तलाक दे देता कि मैं इसकी बहन का ख्याल नहीं रख पाई। मुझे मेरी नन की बातें याद आती कि इसकी शायद किसी लड़के के साथ ही दोस्ती वगैरह होगी। अक्सर बड़ी उम्र के लड़के छोटी बच्चियों को चीज़ों या पैसों वगैरह का लालच देकर दोस्त बना लेते हैं, तो ज़रूर इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मुझे इसका पता चलाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ये बहुत ज़रूरी था कि मैं ये सब अपने शौहर से आने से पहले बस कर लेती। मैंने अगले दिन अपनी नंद को साथ लिया और दोबारा इसी डॉक्टर के पास पहुंच गई और इससे कहने लगी कि ये बच्चा गिरा दो, ये छोटी सी बच्ची है, इसके साथ गलत हुआ है और मैं नहीं चाहती थी कि सारे ज़माने में इसकी बदनामी हो, तो तुम इसकी सफाई कर दो। मुझे तो यही था कि मेरी छोटी सी नंद को ये मालूम हुआ मुझे तो यही था कि मेरी छोटी सी नंद को क्या मालूम कि इसके साथ क्या हो गया, ये क्या होने वाला है। लेकिन मेरी हैरानी की इंतहा नहीं रही जब वो एकदम से ही मेरे सामने खड़ी हो गई, डटकर कहने लगी कि ये बच्चा मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, हरगिज़ भी इसे खुद से जुदा नहीं करूँगी। सुना तुमने, मेरे साथ साथ डॉक्टर का भी मुँह खुला का खुला रह गया कि एक 11 साल की बच्ची का निकाह आपस इसका शौहर और बच्चा क्या था। ये सब डॉक्टर ने हैरानी से मुझे देखा, लेकिन मुझे तो खुद कुछ भी नहीं मालूम था। इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछती, वो फौरन घर की तरफ दौड़ गई और अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही माउफ होकर रह गया था कि क्या इस छोटी सी बच्ची ने निकाह भी कर लिया, लेकिन इतनी सी बच्ची को तो निकाह भी जायज़ नहीं होता। या खुदा, मैं किस से मुश्किल में फंस गई। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि मैं अपने शौहर को इन एतमाद में लेकर आऊं, इसे सब कुछ बता देती, क्योंकि अब मैं इस मामले को अकेली नहीं संभाल सकती थी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके जल्दी से घर आने का कहा, और जब रात को वो घर आया तो मैंने इस सब को
میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر وہ بہت غصہ ہوگا، مجھ پر چیخنے چلانے لگے گا، لیکن میری توقع کے برعکس اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب سن کر تو بالکل ہی چپ سا بیٹھا رہ گیا، ایسے جیسے کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کو یوں پریشان دیکھ کر میں حیرانی میں پڑ گئی۔ اسے کیا ہو گیا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کی یہ سب کیا ہے، یہ تو خود چپ ہو گیا ہے، جیسے ابھی کوما میں ہی جانے لگا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جلدی سے اٹھ کر اس گھر میں باہر نکل گیا اور میں اسے پکارتی رہی کہ کہاں جا رہے ہو، مجھے تو بتا دو، لیکن وہ بتائے بغیر ہی نکل گیا۔ ایک تو پہلے ہی میں اپنی نند کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس پر اپنے شوہر کا یہ رویہ مجھے اور پریشان کیے جا رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت کہیں میرا شوہر گھر واپس آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور مجھے کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے اس سارے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، میں ابھی سارے معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی کوئی پریشانی ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیسے نہ پریشان ہوتی، آخر مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور مجھے سونے کا کہہ کر خود بھی سو گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کیسا بھائی ہے، اپنی بہن کے پاس جانے، اسے ڈانٹنے یا سمجھانے کے بجائے چپ کر کے چین کی نیند سو گیا ہے۔ اگلے دن صبح ہی جب میں ناشتہ میں تیاری کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی بہن کو لے کر باہر جا رہی ہوں۔ ہمیں دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ہم شام کو واپس آئے تو اپنی ماں کے گھر چلی جانا یا اپنی کسی دوست کے ہاں چلی جانا، گھر میں اکیلی مت رہنا۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اسے لے کر کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ اب اس سارے معاملے کو ختم بھی تو کرنا ہے نا، تو وہی کرنے جاؤں گا۔ میرا شوہر اور چھوٹی رات کو دیر سے ہی واپس آئے تھے اور وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں ہی چلی گئی اور میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ سارا دن کہاں پر تھے اور کیا کرتے رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرا شوہر اسے لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہو اور اس کا اباشن کروایا ہو۔ میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو مجھے کہیں بھی دوائیاں نظر نہیں آئی اور نہ ہی اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ویسا ہوگا۔ تو پھر آخر وہ دونوں باہر کرنے کیا گئے تھے؟ میں اپنی نند سے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر باہر بلا لیا۔ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس بارے میں اس کی بہن سے بات کروں۔ اگلے دن پھر سے وہ صبح ہی بڑی بہن کے ساتھ باہر چلا گیا اور مجھے تلقین کر گیا کہ گھر میں اکیلی رہنے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے ہاں چلی جانا۔ یہ معمول 3-4 دن یہی چلتا رہا کہ میں شک میں پڑ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ اندر ہی اندر بات کچھ اور ہے، ورنہ کوئی بڑا راز ہے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے اور مجھے اپنے بہن سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا۔ میں اس سے پوچھ لوں کہ یہ دونوں صبح کہاں جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنی نند کے رویے اور اس کی حالت میں بہت ہی زیادہ سدھار دیکھا تھا، وہ بہتری کی طرف مائل ہو رہی تھی، لیکن اس کا بچہ، اس کا نکاح، یہ سب ختم کرنا بھی تو ضروری تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ وہ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ جانے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے اس بچی کی مشکلات ہی پیدا ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو اس نے خود رات کو ہی اپنی بہن کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے مزید تجسس برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ یہ مجھے نہیں بتاتا تو نہ بتائے، میں خود معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لیے اگلے دن جیسے ہی وہ دونوں بہن بھائی گھر سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ میں روڈ پر آ کر کے میرے شوہر نے اپنی بہن کو ایک رکشے میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں بھی جلدی سے پیچھے والے رکشے میں بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ اس رکشے کا پیچھا کرو، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کو لے کر کہاں جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک بڑی سی مسجد کے سامنے آ کر رکا تو میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں یہاں پر آخر کیا کرنے آئے ہیں، انہیں تو
किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। खैर, वो दोनों मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए तो कुछ मिनट के बाद मैं भी मस्जिद के अंदर चली गई और जो मंजर मैंने देखा वो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल देने के लिए काफ़ी था। मेरी नद मछली की तरह तड़प रही थी और इसके हलक से खौफनाक आवाज़ें निकल रही थीं, जबकि मेरा शौहर एक रहा खड़ा अपने आंसू रोक रहा था और मस्जिद के मौलवी साहब मुसलसल एक बोतल में कुछ पानी निकाल कर मेरी नद पर फेंक रहे थे। और मुझसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इस छोटी सी बच्ची को इस तकलीफ में मैं हरगिज़ भी नहीं देख सकती थी। और ये क्या हो रहा था कि मैं चिल्लाते हुए अंदाज में बढ़ी तो मेरा शौहर मुझे देखकर दंग रह गया। पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मेरा पीछा क्यों कर रही थी। मैंने कहा कि तुम अपनी बहन के साथ ये क्या कर रहे हो, इसे क्या हो गया है, वो क्यों तड़प रही है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मस्जिद से बाहर ले आया और कहने लगा कि तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। असल में मेरी छोटी बहन पर जिन्नात का साया है। काफ़ी अरसा पहले एक जिन्नात का जोड़ा मेरी बहन के पीछे पड़ गया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से ही दम वगैरह और इलाज इसने पीछा छोड़ दिया और मैं अपनी बहन को लेकर इसी शहर को छोड़कर आ गया था और इसी शहर में आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दोबारा इस पर काबिज हो जाएंगे। वही रात इसके कमरे में आते थे और इस पर ही हावी होकर कभी इसके घर से बाहर नहीं जाते। वो जिन्नी अपने बच्चे की परवरिश मेरी बहन के जरिए कराना चाहती थी। मैं नहीं जानता कि इसका क्या ख़ास मकसद और पोशीदा था, मगर वो काफ़ी अरसे से ही मेरी बहन के पीछे पड़े हुए थे और इसीलिए मैं इसे कई दिनों से रोज़ाना ही बस इन मस्जिदों में मौलाना साहब के पास देकर आ रहा हूँ ताकि वो इसका रूहानी इलाज कर दे। और ये सब मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ कि कहीं तुम ये सब और तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ बदल न जाए, क्योंकि माँ बाप के गुजरने के बाद इसे मैं नहीं पाला था और तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और मैं नहीं चाहता कि इसकी ये खुशी छीन ली जाए, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। और वैसे भी मुझे यही लगता था कि अब वो बिल्कुल ठीक है। वो तो जब तुमने मुझे इसके प्रेग्नेंट होने का बताया तो वो मुझे पता चल गया कि ये इन्हीं लोगों की जिन्नात की ही कारसानी है और इसीलिए मैं बगैर वक्त ज़ाया किए इसे कई दिनों से यहाँ पर ला रहा हूँ और अब बस 1-2 दिन की बात है और फिर हमेशा हमेशा के लिए इन बुरे सायों से पीछा छूट जाएगा। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सब सुनकर तो मुझे बहुत रोना आया और मैंने कहा कि तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं फजूल में ही इस छोटी सी बच्ची के मुतल्लिक गलत गुमान रखती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पहले जितनी मोहब्बत देती थी और अब इससे भी ज़्यादा इसे प्यार और नन्ही सी बच्ची को दूंगी, जो इतनी सी उम्र में ही इतने इतना बड़ा दुख जीज रही है। कुछ दिनों के बाद ही वो बिल्कुल ठीक होकर आ गई और इस वाक़ये के बाद मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया।